हेलो फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2020 के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो रहा है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, जो मैं रेगुलर वीडियो जो है करंट अफेयर का डालता रहूँगा। पहली न्यूज़ है कि डिमांड उठी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको 6 शेड्यूल किन किन राज्यों में लागू है। 6 शेड्यूल आप सब लोग जानते हैं कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद करने का एक तरीका है, मैं बताता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया। आर्टिकल 244 के अनुसार जो है 6 शेड्यूल में ये इस तरह का जो है प्रावधान है कि ये राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इसमें अलग से एक अलग से जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग बनाई जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग जो है अलग से ऑपरेट करेगी, उसका एक अलग क्राइटेरिया होगा, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये बात चल रही है कि अरुणाचल प्रदेश के जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश के पूरे हर जिलों को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए, ठीक है। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है आईएलपी के अंदर है, इनर लिमिट परमिट के अंदर है। इसको एक बार हम दिखा देते हैं आपको, इसको इस मैप को समझने की कोशिश करिएगा। जो इस कलर से है, ठीक है, ये इस कलर से, ये हमारा 6 शेड्यूल के एरिया है। 6 शेड्यूल के एरिया में आसाम का एक दो ज़िला है, मेघालय है, ठीक है, और यहाँ त्रिपुरा है, और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे जो है मिजोरम है, ये नीचे मिजोरम है। तो ये केवल 4 ही ज़िले हैं जो है 6 शेड्यूल में है। और इसको याद करने का एक तरीका मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, कभी आपको नहीं भूलेगा। उसे मणिपुर नहीं है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि एटीएम, ठीक है, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। एटीएम में मनी नहीं है, ठीक है। एटीएम में मनी नहीं है, मतलब इस एटीएम में अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, एक मेघालय है, उसमें मनी नहीं है, मतलब मणिपुर नहीं है। लेकिन एक और तरीका मैं बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है, उसको अभी आप लोग याद रखिएगा। और लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो 6 शेड्यूल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविज़न है कि वो अलग से डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बनाई जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग स्टेट से अलग ऑपरेट करेगी, इंडिपेंडेंसी रहेगी आर्टिकल 244 के अंतर्गत। तो वो ज़िले हैं, वो राज्य हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। लेकिन इसी में देखिएगा स्टेट इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट का अगर ऑप्शन आए तो ये किनारे के जितने राज्य हैं, ठीक है, सब इनर लाइन परमिट में है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, चाहे नागालैंड, चाहे मणिपुर, चाहे मिजोरम। तो ये न्यूज़ उठ रही है कि अरुणाचल प्रदेश के डिमांड उठ रही है कि पूरे ज़िलों को, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया जाए, ठीक है, 6 शेड्यूल में कर दिया जाए, उसका अलग से प्रोविज़न बने, ये बात चल रही है। और 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1949 में जो है इसको जो है पास किया गया था, और तब से 6 शेड्यूल चल रहा है। और 6 शेड्यूल जो है, 6 शेड्यूल के अंदर जो भी राज्य होते हैं उनको एक स्पेशल प्रोविज़न होता है 371A, सॉरी, जो 6 शेड्यूल होता है वो अलग से प्रोविज़न होता है 370 आर्टिकल 371A, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इसकी और न्यूज़ क्या है। 6 शेड्यूल के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, इसके बारे में समझिएगा। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसलिंग इसलिए बनाई जाती है कि उस एरिया के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसके राइट को सेफ गार्ड करने के लिए, उसके एरिया को बचाव करने के लिए ये काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है जो बनाई जाती है वो आर्टिकल 244 और 275A के तहत बनाई जाती है। अब तक 10 एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाई गई है, जिसमें 3 आसाम में, मैंने कहा था ना, मेघालय में और मिजोरम में है, और एक त्रिपुरा में बनाई गई है, उसके आगे मैं बताऊंगा। आप बस इतना याद रखिए कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में टोटल 30 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 30 लोग। 30 लोगों में 4 लोगों को, ठीक, गवर्नर जो है 4 पीपल को गवर्नर नॉमिनेट करता है, बाकी 26 लोग जो है एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फिगर है। 30 लोग होते हैं, 4 को गवर्नर नॉमिनेट करता है और 26 लोगों को एडल्ट फ्रेंचाइजी से वोट किया जाता है। इनका कार्यकाल तो 5 साल होता है, लेकिन ये गवर्नर के प्लेजर पे रहते हैं, जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक रहेंगे, उनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक अलग ही वो होता है। आप एक बार देख लीजिए, मेघालय में 3 हैं, गारो, खासी, जयंतिया, जो 3 एरिया है, ये ऑटोनॉमस एरिया। मिजोरम में 2 हैं, चकमा और लाई, ठीक है, सॉरी 3 होंगे मिजोरम में, और मारा, ठीक है। त्रिपुरा में 1 है, और आसाम में दीमा, कार्बी और बोडोलैंड। ये टोटल आपको 3 3 6 और
9, ठीक है, एक 10 एरिया, ठीक है, ये 10 टोटल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। तो ये बात चल रही है कि पूरे मेघालय के अरुणाचल प्रदेश के पूरे एरिया को जो है इसमें डाल दिया जाए, उसको 371A का स्टेटस दर्जा दे दिया जाता है, उसको ILP से, इनर लिमिट परमिट से, जो इनर लिमिट परमिट अंग्रेज़ों ने डाला था उस समय प्रोविट कर रहे थे अंग्रेज इन एरिया में आने से, क्योंकि वो उस समय माना गया था कि जो ट्राइबल एरिया है, इनर लाइन परमिट का एक अलग वो है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इनर लाइन परमिट से जब वो आ जाएगा 371A में 6 शेड्यूल में, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है बननी शुरू हो जाएगी। फिर उसमें उसकी ऑटोनॉमी आ जाती है। किस मामले में ऑटोनॉमी आती है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर, मैंने कहा था ना कि इलेक्टेड मेंबर जो है 5 साल के लिए होता है, ठीक है, और लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है वो गवर्नमेंट के प्लेजर पे रहता है, ठीक। और इनकी रीजनल, एक बात और है कि इस डिस्ट्रिक्ट जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनकी एक रीजनल काउंसिल भी होगी, मतलब स्टेट लेवल पे काउंसिल होती है, वहाँ से भी कंट्रोल होता है। इनके कुछ पावर होती है। इस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती हैं, जिसमें 30 मेंबर हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट रीजन जो होता है, इसकी कुछ पावर होती है। पहली बात कि वो विलेज कोड बना सकते हैं, ठीक है, जो अपने जुडिक्शन में केस को सुन सकते हैं। दूसरी बात कि इनके पास इम्पावर होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट का लॉ तो आएगा ही आएगा, उनकी अलग से पावर होती है कि वो लैंड और फॉरेस्ट और फिशरी और सोशल सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट, पब्लिक हेल्थ, इस सब के मामले में लॉ बना सके। लेकिन ये लॉ जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब बनाएगी तो वो गवर्नर से अप्रूव हो जाएगा, तो वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लागू हो जाएगी। वो इसलिए बनाया जाता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे ट्राइब है, यहाँ पे ट्राइब है, यहाँ पे ट्राइब है, यहाँ, तो हर ट्राइब की एक अपनी आइडेंटिटी है। तो आप किसी लॉ को एक समान सब पे नहीं, इनके कुछ अलग कल्चर है, इनके कुछ अलग कल्चर है, इनके कुछ अलग, तो ये जो कल्चर है ये स्टोर रहे, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चयन किया गया, बनाया गया और 6 शेड्यूल को डाला गया 1949 में, ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट का जो एक्ट होता है या लेजिस्लेशन का एक्ट होता है, स्टेट लेजिस्लेशन, जैसे मान लीजिए दिल्ली से लोकसभा राज्यसभा से कोई कानून बन के गया, या आसाम के स्टेट असेंबली से कोई कानून बन के गया, तो वो जब तक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का अप्रूवल नहीं मिल जाएगा तब तक उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 371 ये है कि पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट द मैटर रिलेटेड टू रीजन, ठीक है, पार्लियामेंट जो है उनके मैटर में, ठीक है, रिलीजियस सोशल प्रैक्टिस, नागा कॉन्स्टिट्यूशन, सब के मामले में ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज कहीं, मतलब ये कि सेंटर जो है संसद उसमें बिना स्टेट के, अनलेस द स्टेट डिसाइड टू डू सो, जब तक स्टेट डिसाइड ना करे तब तक जो है उसमें जो है सेंटर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस तरह से एक जम्मू कश्मीर की तरह स्पेशल प्रोविज़न समझ लीजिए 371 का, कि इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों का जो इन 4 राज्यों में है उनका एक अलग ही ऑटोनॉमस स्टेटस है, ठीक है। तो इतना से बस इतना हुआ। आते हैं हम लोग जो है, ये देखिए मैं आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। मेरा असमी मित्र, ठीक है, आपको कभी भूलेगा नहीं ये, ठीक है। मेरा मतलब मेघालय, असमी मतलब आसाम, मित्र मीन्स मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो यही है, या तो एटीएम मनी याद कर लीजिए, एटीएम में आपको बता ही है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे। कोलरिंग फिशिंग कैट, ये कैट आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है, एक्चुअली में इसमें न्यूज़ क्या है, एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 10 फिशिंग कैट के गले में, ठीक है, एक्टिव, एक्चुअली में क्या है कि इनके गले में जो है कॉलरिंग लगाने की एक्सरसाइज की जा रही है। मतलब ये एक्चुअली में इनके गले में कुछ ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा, जिससे उनके जो है उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जा सके, ठीक है। ये पैटर्न की मतलब वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनके रहने सहने का क्या तरीका है, जिससे उनको बचाया जा सके और उनके इनहेबिटेट को सेव किया जा सके। तो एक कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये काम किया जा रहा है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। 10 फिशिंग कैट के ऊपर एक किया जा रहा है। फिशिंग कैट जो होती है हमारे घर की जो बिल्ली होती है, ठीक इसकी डबल साइज़ की होती है, और ये नो क्लटरन होती है, मतलब वो रात में ही केवल एक्टिव होती हैं, और स्कैवेंजर होती हैं, ये स्नैक, बर्ड और इस सब चीज़ों को, लार्जर एनिमल को, ये सब को खाती हैं ये सब। लेकिन इनको जो है ट्रैक करने के लिए एक्सरसाइज चलाई जा रही है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिशिंग कैट आखिर हैं क्या। फिशिंग कैट जो है इनका हैबिटेट
आप देख लीजिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन में भी है और ब्रह्मपुत्र वैली में है और वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, तो इसको अगर ऑप्शन बना के दे दे, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन, फूट हिल ऑफ हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र वैली एंड वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। IUCN में वल्नरेबल है और साइट में जो है अपेंडिक्स 2 में है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। शेड्यूल 1 में जो भी होती हैं कैट, जो मतलब एनिमल, वो ये होता है कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है बड़े पैमाने पे बचाने के लिए, उनको मारना बहुत प्रतिबंधित होता है। अपेंडिक्स 2 की भी वही हाल है साइट की, कि अगर उसमें अगर किसी का नाम है तो वो जो है पहली प्रायोरिटी दी होती है, मतलब बचाव के लिए पहली प्रायोरिटी रहती है। और ये वल्नरेबल IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। ठीक है, और इनको थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि श्रिम्प फार्मिंग के चलते, ठीक है, इनके मैंग्रोव हैबिटेट जो है नष्ट हो रहे हैं, जिससे ये लुप्त हो रही हैं बहुत तेज़ी से। चलते हैं हम लोग आगे। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देख लीजिए। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आंध्र प्रदेश में है, पाई जाती है। एक्सटेंसिव मैंग्रोव और ड्राई डेसिडुअस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव फॉरेस्ट का इंडिया में, ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फौना की जो है क्रिटिकल इंडेंजर जो वाइट बैक वल्चर होता है, जो सफ़ेद गिद्ध होते हैं, और लॉन्ग बुल वल्चर, इसका ये सब हैबिटेट है। क्रिटिकली इंडेंजर है, याद रखिएगा, कभी कभी याद रखिए, कोई चीज़ सुन के भी आपको याद होना चाहिए। जो गिद्ध होते हैं वाइट बैक वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर है। मान लीजिए यही क्वेश्चन दे दिया कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है, तो वाइट बैक वल्चर जो होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर होते हैं, ये इनका घर है, इनका जो है घर है आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन ये है एरिया का गोल्डन जैकल, सी टर्टल, फिशिंग वशिंग, ठीक है। यहाँ पे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक होप आइलैंड है और सैक्रामेंटो आइसलैंड है। ये एक्चुअली में जो है ना इंडेंजर स्पीसीज है ओलिवा रेडल टर्टल, ठीक है, ये इंडेंजर ही है। इनका ये नेस्टिंग साइज है इंडिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नेस्टिंग साइड है, होप आइलैंड और सैक्रामेंटो आइसलैंड जो है। ये कछुआ जो है ओलिव रेडल टर्टल का जो इंडेंजर आते हैं, तो इसका ये नेस्टिंग साइट है। तो आपको याद मालूम होगा कि ओलिव रेडल टर्टल इज ए इंडेंजर स्पीसीज, वाइट बैक वल्चर एंड लॉन्ग बिल वल्चर इज ए क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज, और फिशिंग कैट इज ए वल्नरेबल स्पीसीज। इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। और डू यू नो ये आप देख सकते हैं कोरिंगा वाइल्ड लाइफ की गोदावरी, ठीक है। स्वस्थ पोर्टल ये है क्या, इसके बारे में आप देख लीजिए। एक्चुअली में क्या है कि ये यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर का एक पोर्टल है। ये काहे का पोर्टल है आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में ये है ना कि ये हेल्थ, आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 1/3 में से एक आदमी जो है उसके बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं, वो अधिकतर ट्राइबल हैं, ठीक है। तो ये जो स्वस्थ पोर्टल है, यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, आप ट्राइबल की बात हो, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसको मैनेज करेगी, इसका मैनेजमेंट देखेगी। और आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड हेल्थ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक जो है हेल्थ इनिशिएटिव है। यहाँ से जो है हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्राइबलों के लिए, ठीक है। तो एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग वर्क, ठीक है, एम्पावरिंग ट्राइबल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एक जो है एक तरह का ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है। इस तरह का देखिए डैशबोर्ड रहेगा आपको। इसमें क्या है कि इसमें ट्राइबल संबंधित जितनी अब तक की स्कीम चलती हैं वो सब स्कीमों के बारे में जो है इस डैशबोर्ड पे रहेगा। ये डेवलप किया गया है NIC द्वारा, जो लीडिंग एजेंसी है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ डेटा, सीडा, ठीक है, सीडा इसको डेवलप की है, ऑर्गेनाइज की है NIC। इंडिया में जो भी सरकारी चीज़ें हैं उसको NIC ही ऑर्गेनाइज करती है। ये परफॉर्मिंग डैशबोर्ड है, ठीक है, मैंने आपको बताया ये परफॉर्मिंग डैशबोर्ड है, जिसमें 11th स्कीम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो 11 स्कीम है इस ट्राइबल मिनिस्ट्री का, उस पर इसको दिखाया गया है। तो उसका लिंक दिया गया है, सब कुछ दिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, एम्पावरिंग ट्राइबल एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और ये इसलिए है कि इस स्कीमों के जरिए इंडिया के जो SDG गोल है,
ठीक है। SDG गोल 17 SDG गोल है, आपको मालूम है। ये SDG गोल जो है अचीव किए जा सके, इसलिए इंडिया ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। इसके अलावा हाईलाइट ऑफ डैशबोर्ड को देख लीजिए। 5 स्कॉलरशिप स्कीम है इस ट्राइबल मतलब ट्राइबलों के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप चलती है, इस डैशबोर्ड पे दिया गया है। और 30 लाख अनप्रिविलेज ST बेनिफिशरी को स्कॉलरशिप दी जाती है, जो यहाँ पे इसका रिकॉर्ड दिया गया है, जो 2500 करोड़ इसका टर्नओवर होता है एनुअल। डिटेल फंक्शन ऑफ एकलव्य रेसिडेंशियल स्कीम इसके बारे में दिया गया है। और मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज NGO, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा NGO है, किस NGO को कितना फंड दिया जाता है, ये सब भी दिया जाता है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था एम्पावर ट्राइबल थ्रू IT इनेबल स्कॉलरशिप के लिए। मतलब एम्पावर ऑफ ट्राइबल थ्रू IT इनेबल स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को 66 स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगली न्यूज़ है इजराइल UAE डील। ये मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा चेंजेज हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है। ये मिडिल ईस्ट वाले पागल हो गए हैं, ये अपने ही धरती को जो है एक बैटल ग्राउंड बना के रखे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 1948 में इजराइल के जन्म के बाद, ठीक है, केवल 2 कंट्रियां ऐसी हैं जिसने इसको जो है केवल एक नेशन के रूप में माना था। 1979 में इजिप्ट और 1994 में जॉर्डन ने। अब UAE जो है 3rd कंट्री है जो इजराइल को एक नेशन के रूप में मानेगी और UAE के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रही है। और बदले में नेतन्याहू इजराइल जो है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का प्लान जो है गिव अप करेंगे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम वेस्ट बैंक जो फ़िलिस्तीन के पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा विवादित है मिडिल ईस्ट में, ठीक है, और वेस्ट एशिया में, उसको एनेक्स करने का प्लान इजराइल गिव अप कर रही है कि हम छोड़ देंगे, आप हमको स्टेट के लिए, मतलब उसके लिए रिकॉग्नाइज़ कर लिए। एक्चुअली में हो क्या रहा है मैं बता दूं, मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रति ये गोलबंदी हो रही है। ठीक है, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, ये इजराइल के साथ मिलके ईरान को घेरने के चक्कर में पड़े हैं US के बैकिंग के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान को बैक जो है टर्की भी करता है। ठीक है, तो टर्की इससे नाराज़ हो गया UAE से कि आप ऐसा मत करो। ठीक है, आप इजराइल को कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज मत करो। तो UAE जो है फर्स्ट गल्फ अरब कंट्री हो गई, गल्फ की पहली कंट्री। क्योंकि ये जो कंट्रियां हैं इजिप्ट आप और जॉर्डन मैप में देखेंगे तो वेस्ट एशिया एक गल्फ कंट्री नहीं है, ये अरब नेशन तो हैं, लेकिन ये फर्स्ट गल्फ कंट्री हो गई UAE जिसने इसको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं इजराइल को एज ए नेशन। ठीक है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये बेवकूफ़ जो है मिडिल ईस्ट वाले, ये अपने ग्राउंड को एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं लड़ने का। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर में ही फंसेंगे। एक एरिया बन रहा है, ठीक है, ईरान को ये लोग घेर रहे हैं, ईरान को बैक कर रहा है चाइना, ईरान को बैक कर रहा है रसिया, और ईरान को बैक कर रहा है टर्की। ठीक है, और इधर है सऊदी अरब, UAE, इजराइल और US। ठीक है, तो ये इस तरह का एक डाइपोली बन रही है मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ये पूरा वहीं खेल चल रहा है। आप एक बार वेस्ट बैंक को देख लीजिए, और लिखा है कि दिस डील वुड ड्रामेटिकली ब्रिंग ऑल सुन्नी नेशन इन द रीजन इन द एंटी ईरान अलायंस विथ इजराइल। मैंने कहा था ना कि जो ऑल सुन्नी नेशन है, चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि ईरान इज ए सिया नेशन। ठीक है, यहाँ सिया मेजॉरिटी में है, ऐसे नहीं कि वहाँ सुन्नी नहीं है, सिया हैं, सिया ज़्यादा, सिया पावरफुल में है। तो सिया वर्सेस सुन्नी का खेल चल रहा है यहाँ पे, और एंटी ईरान अलायंस बन रहा है US के बैकअप में। ठीक है, तो वेस्ट बैंक को आप एक बार देख लीजिए, वेस्ट बैंक कहाँ पे है, ये है वेस्ट बैंक। ठीक है, और वेस्ट बैंक का सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो छोटा सा एक सी होगा, इसको आप देखेंगे तो ये रेड सी का ही, ड्रेडेड रेड सी का ही पार्ट है। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि आर वेस्ट बैंक इज कनेक्टेड टू द रेड सी, तो सही है। तो ये लैंड लॉक कंट्री है, इधर आपका जॉर्डन पड़ जाएगा, इधर इजराइल हो जाएगा। ठीक है,
और आपको ग्रीन लाइन सेपरेटेड टू इजराइल टू साउथ वेस्ट, और इसी वेस्ट बैंक को जो है सेटलमेंट करा रहा है इजराइल। इजराइल ये कह रहा है कि हमारे साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएंगे, हमको रिकॉग्नाइज, किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने का मतलब है कि उस कंट्री को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको आप मान्यता दे रहे हैं। तो यूएई एक थर्ड अरब कंट्री हो गई, ठीक है। तो वेस्ट बैंक ऑल्सो कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेस्टर्न डेड सी, ठीक है, ये इस डेड सी का ही यहाँ पे पार्ट है, तो आप इसको ध्यान देखिएगा। इसको वेस्ट बैंक को देख लीजिएगा। वेस्ट बैंक जो है सीरिया से कनेक्टेड नहीं है, टोटली ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में गैप हुआ है, और मेडिटेरियन सी से नहीं लग रहा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप गलत मत करिएगा। यहाँ पे आप मैप देख लीजिए अच्छे से। यहाँ ये पूरा जो है खेल यहीं चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये सिया कंट्री है, सुन्नी भी है यहाँ पे, और ये सियन कंट्री है यूएई, ये सुन्नी कंट्रियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये सब पासिंग जो है, एक ये गल्फ ऑयल का एरिया है, एक ये है, ठीक है। तो यहीं पूरा जो है वॉर हो रहा है इकोनॉमिक के अनुसार, और वेस्ट सेंट्रल एशिया जो है टोटली जो है डाइपोली में बट रहा है। एक तरफ ईरान को बैक कर रहा है चाइना, सऊदी अरब को बैक कर रहा है इजराइल, यूएस, और सऊदी यूएई जहाँ रहता है सऊदी अरब भी वहीं ही रहता है, ठीक है। तो ये सिया वर्सेस सुन्नी का खेल है, और ये पूरा टग ऑफ वॉर चल रहा है पावर के बीच में। सृजन पोर्टल को देख लीजिए। सृजन पोर्टल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, और ये कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉन्च है। इसमें क्या है कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर इस पोर्टल पे, सृजन पोर्टल पे उन डिफेंस उपकरणों का नाम लगा के रखे हैं कि जो बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, ताकि यहाँ की कंपनियाँ उस सब मतलब उपकरणों को देखें और उसको बनाने की कोशिश करें। तो ये इंडियनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर में, कि इन इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो इंडियन इंडस्ट्री को, ताकि इसको डेवलप किया जा सके, ठीक है, डेवलप करने की कैपेसिटी बन सके। तो इसलिए जो है सृजन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो है पोर्टल है, और जो है ये केवल उन्हीं चीज़ों को शो करता है जिन चीज़ों को इंडिया इंपोर्ट कराती है, ठीक है। प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो इसको देखिए है क्या एक्चुअली में। देखिए, एक एजेंसी है हमारे यहाँ, अथॉरिटी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी। इसको गलत मत करिएगा, ये एक्चुअली में हमारे यहाँ ड्रग्स को कंट्रोल करती है, उसके प्राइसों को कंट्रोल करती है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र के अंतर्गत है, ये गलत मत करिएगा, ठीक है। और नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी जो है, इसी के अंतर्गत कर्नाटका ने प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट बनाया है, जो कर्नाटका में दवाओं के प्राइस को कंट्रोल करेगा। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल का ही एक सबसेट है, उसके अंतर्गत है। और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र के बीच में, फर्टिलाइज़र जो है मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब ये देख लीजिए आप, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट क्या है। ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविजन करेगी स्टेट ड्रग कंट्रोल को, स्टेट के ड्रग्स कंट्रोलर को मॉनिटर करेगी टू असिस्ट एनपीपीए, नेशनल प्राइसिंग जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसको असिस्ट करेगी, ठीक है। और एश्योर करेगी कि जो एसेंशियल ड्रग्स हैं वो कंज्यूमर के पास पहुँचें और कंज्यूमर को उसके लिए अवेयरनेस रहे, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। और नेशनल फार्मास्यूटिकल जो अथॉरिटी है वो सेंटर सेक्टर स्कीम चलाती है, जिसके अंतर्गत जो है 12 राज्यों में कंज्यूमर अवेयरनेस, पब्लिसिटी एंड प्राइसिंग मॉनिटरिंग चलता है, लेकिन कर्नाटक में नहीं चलता है, इसलिए कर्नाटक ने बनाया है। तो जो एक बना हुआ है PMRU, इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर में जो है, इसके लिए इसमें जो है सेंटर के भी लोग रहेंगे, क्योंकि एनपीपीए के अंदर है तो उनके भी अधिकारी रहेंगे, स्टेट के भी रहेंगे, और अदर स्टॉक होल्डर भी रहेंगे। जिन 12 राज्यों और यूटीज में इन्होंने कंज्यूमर अवेयरनेस और पब्लिसिटी प्राइस मॉनिटरिंग बनाया था, उसमें कर्नाटक नहीं था, इसलिए कर्नाटक ने अलग से इसको सेटअप किया है, ठीक है। तो ये एनपीपीए नेशनल फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी, इसको रट लीजिए आप लोग। 1997 में बनाया गया था, नॉट इन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र के बीच में है। इसका मैंडेट क्या होता है,
फिक्स रिवाइज कंट्रोल बर्गलर, मैंने कहा था ना ये ड्रग्स के दामों को कंट्रोल करती है, मतलब जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, जो जो कैंसर के ड्रग्स हैं, उनके दाम कितने होने चाहिए यही अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो हमेशा ये न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो ये आप इसको हो गया। अभी आज ये क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमेशा की तरह पॉज करके ये करने की कोशिश करिएगा, और नहीं होगा तो फिर हम करेंगे आपके साथ, और हम अभी मान सकते हैं कि आप लोग जो है कर लिए होंगे। चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन, सृजन पोर्टल प्रमोट इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस आइटम प्रोडक्शन। ठीक है, सृजन पोर्टल जो है प्रमोट इंडियनाइजेशन, ठीक है, ये ट्रू है। 6 शेड्यूल आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड नागालैंड, ये नागालैंड नहीं है, यहाँ पे मिजोरम है, तो ये फॉल्स है। थर्ड है फिशिंग कैट आयुसीन वल्नरेबल फाउंड इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये आपको वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। एंड वेस्ट बैंक बॉर्डर टू यूएई टू ईस्ट एंड बाई ग्रीन लाइन सेपरेट टू इजराइल ऑन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।